गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग देख रहे हैं प्रतियोगिता दर्पण अगस्त 2025 की। तो इसका हम लोग इस वीडियो में देखेंगे राष्ट्रीय सेक्शन। तो शुरू करते हैं फर्स्ट न्यूज़ से। विश्व का सबसे ऊंचा आर्च रेलवे पुल। ये न्यूज़ है, इसको हम लोग देखते हैं क्या है इसमें। इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? यह है जम्मू कश्मीर में। और कौन सी नदी पर है? चिनाब नदी पर। आर्च ब्रिज क्या होता है? ये जो इस शेप में होता है, इधर चट्टानें होती हैं और इसके ऊपर ये जो है पिलर्स होते हैं। ये रेलवे लाइन होती है, इसके ऊपर ये बिछा दी जाती है और ये यहाँ पर इसके पिलर्स लगे होते हैं जिसके सारे ये रेलवे लाइन टिकी होती है इस तरह से। ये पिलर्स हो गए, ये हो गए रेलवे लाइन ऊपर, यही है। ये हो गया रेलवे पुल जो आर्क शेप में ARCH होता है, ठीक है। तो ये चिनाब नदी पर बनाया गया है पुल, जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले में। तो यह पुल विश्व का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज है, जो हमने हेडिंग में ही बनाया हुआ है, विश्व का सबसे ऊंचा आर्च रेलवे पुल। ऊंचाई कितनी है इसकी? 359 मीटर। लगभग एफिल टावर है फ्रांस में, उससे 35 मीटर ज़्यादा ऊंचा है। इसके साथ में ही भारत का जो पहला केबल रेल पुल है, उसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री जी ने किया है। साथ ही में ये न्यूज़ अलग से है, ये वो ख़त्म हुआ। भारत का पहला केबल रेल पुल। क्या नाम है? अंजी। ये भी जम्मू कश्मीर में है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने इसके साथ ही किया है, आर्च रेलवे पुल के साथ में किया है, जो 10 फीट ऊपर ऊंचा है। इससे क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर भारत से जुड़ गया और यहाँ से इन्होंने ट्रेन का भी उद्घाटन किया, वंदे भारत ट्रेन का। नेक्स्ट है INS अराला। ये क्या है? यह एक पोत है, एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट। सैलो वाटर मतलब उथले जल। सैलो का मतलब होता है उथला, वाटर उथले जल वाला जहाज है। इसका क्या किया गया है? इसको उद्घाटन किया गया है या पूर्वी कमान में शामिल किया गया है। तो इसका काम क्या है? पनडुब्बी रोधी युद्ध में इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि लिखा हुआ है एंटी सबमरीन वारफेयर। इसका मतलब होगा पनडुब्बी रोधी युद्ध में इस्तेमाल किया जाएगा और इसको शामिल किया गया है पूर्वी कमान में।
कहाँ पर? विशाखापट्टनम में हुआ है इसका जो प्रोग्राम था वो। ये घरेलू स्तर पर तैयार किया गया है, घरेलू स्तर पर बनाया, घरेलू स्तर का मतलब भारत में बनाया गया है। किसने बनाया है? गार्डन रीच एंड शिप बिल्डर्स लिमिटेड। ये कहाँ है? कोलकाता में। एक है मझगांव डाक लिमिटेड, वो भी जहाज बनाने का काम करता है, जो मुंबई में है। तो ये गार्डन रीच प्लस लार्सन एंड टर्बो एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, दोनों ने मिलकर बनाया है। तो ये घर में बनाया गया है, तो इसकी खास बात क्या हो जाएगी? ये आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम है भारत का, आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। आजकल भारत का जोर है आत्मनिर्भरता पर कि हर चीज़ हम घर में बनाएं। ठीक है। अब जब इन्होंने बनाया घर में, तो ये सहायता प्राइवेट कंपनी की भी लेते हैं, प्लस एमएसएमई सेक्टर जो होता है, एमएसएमई क्षेत्र का भी योगदान होता है। क्यों? क्योंकि इनमें छोटे छोटे जो उपकरण लगते हैं वो ये लोग बनाते हैं, एमएसएमई क्षेत्र वाले। इसका फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं। तो जब ये बनता है तो इनसे लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? रोजगार सृजन होता है। हर जगह रोजगार निर्माण तो होना ही है जब काम होगा, यहाँ भी निर्माण होगा, यहाँ भी सृजन होता है। तो ये भारत की आत्मनिर्भरता का प्रतीक होगा। इसका लाभ क्या होगा अगर देखा जाए तो? खोज और बचाव कार्य में जहाज है, तो खोज और बचाव कार्य कहाँ करेगा? जो तटवर्ती क्षेत्र हैं वहाँ पर। और तटवर्ती क्षेत्र में चूंकि उथले क्षेत्र में चलेगा ये, तो तटीय सुरक्षा में लाभकारी होगा। ये हो गया आपका आईएनएस अरणाला, जिसके बारे में हम देख रहे थे। और इसका जो नामकरण रखा गया है अगर देखें तो महाराष्ट्र के किले के नाम पर रखा गया है। इसका नाम रखा गया है आईएनएस अरणाला। नेक्स्ट क्या है? एक परिक्रमा है, नाविक सागर परिक्रमा 2। ये कंप्लीट हो गई है, नाविक सागर परिक्रमा 2। इसका मतलब परिक्रमा 1 भी हुई होगी। हाँ, तो हुई थी 2017 और 18 में हुई थी। तो इसके बारे में क्या है? इस पर 2 हमारे अधिकारी थे मुख्य रूप से। इस परिक्रमा में जो अधिकारी थे 2, उनके नाम है लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए। ये 2 अधिकारी गए थे इस यात्रा पर, नाविक सागर परिक्रमा 2 पर। इनका जो पोत था, नौवहन पोत, उसका नाम था INSV तारिणी। इसी पर सवार होकर इन्होंने पूरे विश्व की परिक्रमा की चक्कर लगाया। कौन सी? ये समुद्र में है। ठीक है।
और कब आरंभ किया था? 2 अक्टूबर 2024 को। 2 अक्टूबर 2024 को आरंभ किया नाविक सागर परिक्रमा 2 को, और 238 दिनों की यात्रा की। उनतीस मई 2025 को ये वापस पहुंचे गोवा में। तो जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पर ये पहुंचे। इस दौरान इन्होंने 4 पड़ाव लिए। कितने पड़ाव? पड़ाव का मतलब होता है कहाँ कहाँ रुके। 4 पड़ाव। तो हम देश के नाम लिख रहे हैं, कौन कौन से देश में रुके। तो एक आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, उसी के नीचे आपका न्यूजीलैंड, फिर फॉकलैंड जो साउथ अमेरिका के पास में है, और देयर आफ्टर दक्षिण अफ्रीका का केप टाउन। इन 4 देशों में जो तटवर्ती क्षेत्र था वहाँ पर रुके। जैसे साउथ अफ्रीका में केप टाउन में रुके थे। 4 पड़ाव इन्होंने पार किए। एक पॉइंट था, पॉइंट निम्मो। पॉइंट नीमो, इसकी भी यात्रा इन्होंने की। इसे कहा जाता है, इसको भी पार किया एन एस तानडी ने, या यहाँ से भी होकर गुजरे। इसे महासागरीय ध्रुव के नाम से जाना जाता है। के नाम से जाना जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यह निकटतम स्थल से सबसे दूर पॉइंट है। बिंदु है। निकटतम स्थल से कोई भी स्थल लीजिए, उससे सबसे दूर स्थित बिंदु है ये, इसीलिए इसको महासागरीय ध्रुव कहा जाता है। तो ये हो गया इसकी यात्रा के बारे में। हाँ, यहाँ पर नाविक सागर परिक्रमा 1 भी हुई थी। कब? 2017 में शुरू हुई थी, 10 सितंबर को, और कब तक हुई थी? 2018 21 मई तक। तो ये दूसरी परिक्रमा थी जो हम लोगों ने पूरी की। ठीक। नेक्स्ट है 4, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। विश्व यूनिवर्सिटी QS एक संस्था है। QS क्वालकॉम, क्वा क्वा करैली है एक्चुअल में। क्वा QUACQUARELLI साइमंड। हिंदी में क्वा क्वारेली साइमंड।
इस संस्था के द्वारा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रैंकिंग जारी की गई है। तो जारी करता ये है, प्रतिवर्ष जारी होती है। तो इस वर्ष भी जारी हुई क्यूएस रैंकिंग 220 क्यूएस रैंकिंग 2026। तो टॉप यूनिवर्सिटी कौन सी हैं? ऑफ वर्ल्ड, इनके अनुसार विश्व की जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं वो कौन सी हैं? पहला है MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये कहाँ से है? अमेरिका से। दूसरे नंबर पर है इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन, इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन, ये ब्रिटेन से है। थर्ड, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये कहाँ से है? ये भी अमेरिका से है। तो ये टॉप यूनिवर्सिटी हो गई 3। चौथे नंबर पर है, जिसको हम लोग सुनते हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, और 5वें पर है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ की है? यह है ब्रिटेन की, और हार्वर्ड है अमेरिका की। तो टॉप यूनिवर्सिटी हो गई विश्व की। ये यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग जारी हुई है, 1500 यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग जारी की है। 1500 विश्वविद्यालयों की रैंकिंग हुई है। अब देखिए यहीं पर भारत की स्थिति क्या है, हम देखते हैं। अगर हम इसको देखते हैं, सबसे अधिक कॉलेज या विश्वविद्यालय कहाँ से हैं? तो हम पाएंगे सबसे अधिक यूनिवर्सिटीज़ हैं अमेरिका से। सबसे अधिक यूनिवर्सिटी कहाँ से हैं? अमेरिका से। कितनी? 192। दूसरे नंबर पर है यूके, दैट इज ब्रिटेन, यहाँ से हैं 90 यूनिवर्सिटीज़। और तीसरे नंबर पर है आपका चीन, दैट इज चाइना। चाइना से अगर देखते हैं तो 72, चीन से 72 यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो ये टॉप रैंकिंग हो गई। और चौथे नंबर पर आता है भारत, जहाँ से 54 यूनिवर्सिटीज़ हैं। 1500 में से 54 यूनिवर्सिटी भारत की हुई जो इसमें शामिल हुई हैं। अब हम भारत की बात करते हैं। भारत की जो यूनिवर्सिटी शामिल हुई हैं इसमें कौन सी हैं टॉप यूनिवर्सिटीज़? तो भारत की जो टॉप यूनिवर्सिटी है IIT दिल्ली। कौन सी रैंक मिली है IIT दिल्ली को? 123वीं रैंक है। दूसरे नंबर पर है IIT बॉम्बे, इसके बाद तीसरा नंबर है IIT मद्रास का, 180 नंबर पर है IIT मद्रास। तो ये हो गया इसके बारे में, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के बारे में।
मैसाचुसेट्स ये जो है ना टॉप नंबर पर चली आ रही सालों से, 14 वर्षों से टॉप पर है। ठीक। अच्छा, ये जो यूनिवर्सिटी निकालते हैं इनका क्राइटेरिया क्या है, मतलब रैंकिंग कैसे निकालते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल की जाती हैं, मानक क्या है। तो मानक कई सारे होते हैं, जैसे एकेडमिक रेपुटेशन क्या है, ठीक। एम्प्लॉयर रेपुटेशन क्या है, तीसरा फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो क्या है, इससे पहले है साइटेशन, चौथा है फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो, फैकल्टी दैट इज टीचर, मतलब टीचर के अनुपात में कितने बच्चे हैं। इसके अलावा अगर फैकल्टी में भी देखते हैं तो फैकल्टी इंटरनेशनल कितनी है, इंटरनेशनल फैकल्टी रेशियो क्या है, टीचर्स में बाहर से कितने टीचर्स हैं। इसके अलावा स्टूडेंट भी बाहर से आते हैं, तो इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो क्या है, मतलब वहाँ पर बाहर से कितने बच्चे पढ़ने आते हैं। तो ये चीज़ें इसमें शामिल की जाती हैं और सबको अलग अलग भारांश दिया जाता है, वेटेज दिया जाता है। जैसे एकेडमिक रेपुटेशन को 30% भारांश दिया गया है। वैसे ही अलग अलग सबका भारांश है। तो ये सिस्टम है इनको ग्रेडिंग करने का। तो ये हमने पढ़ा क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 5 नंबर पर क्या है। सर्वोच्च न्यायालय का पुराना प्रतीक चिन्ह बहाल किया गया है। बहाल मतलब पुराने वाले को फिर से ले आया गया है। तो जो पुराना जो था उसको लाए थे नया करके, पुराना प्रतीक चिन्ह बहाल किया है। किसने बहाल किया है ये हम देखते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय का मामला है तो सीजीआई के द्वारा किया गया है। सीजीआई कौन है, बी आर गवई। इनके बारे में आप लोग जानते होंगे, मूसड़ रामकृष्ण गवई ये दूसरे दलित सीजीआई हैं। इन्होंने बहाल किया है। तो लोगो जो होता है इनका, उसमें एक शब्द लिखा होता है। जो सर्वोच्च न्यायालय का लोगो है उसमें लिखा है यतो धर्मस ततो, यतो धर्मस ततो जया। ये इनका लोगो में ये मोटो है। ये क्या है, लोगो में मोटो है। मोटो क्या होता है, जो आपका ध्येय वाक्य बोलते हैं, उद्देश्य क्या है, हिंदी में ध्येय वाक्य। ये कहाँ से लिया गया है, जो लोगों में लिखा हुआ है ये लिया गया है महाभारत से। और अर्थ क्या है, यह तो मतलब जहाँ धर्मस, जहाँ धर्म है
यतो धर्मस ततो जया, जहाँ धर्म है वहीं विजय है। इसके अलावा लोगों में हमारा एम्ब्लेम अशोक का चिन्ह और सुप्रीम कोर्ट बैकग्राउंड में है। ये इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो बहाल किया गया है। अब आप लोगों को पता होगा सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है, कभी कभी तो यही पूछ लेते हैं, तो लिख ही देते हैं। सर्वोच्च न्यायालय हमारा एक ही जगह पर है, वो है दिल्ली में। अब पढ़ते हैं हम लोग नाविक के बारे में। ये क्या है? नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन, ये तो इसका फुल फॉर्म हो गया। है क्या? यह है नेविगेशन सिस्टम, नौवहन नेविगेशन सिस्टम, नौवहन उपग्रह प्रणाली है। मतलब हम उपग्रह के द्वारा उपग्रह का यूज करके क्या कर सकते हैं? कहीं जा सकते हैं, जिसको बोलते हैं नेविगेशन। नौवहन कर सकते हैं। दूसरा, हम पोजिशनिंग, स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कोई चीज़ कहाँ पर है, कोई व्यक्ति कहाँ पर है। और सही समय, टाइमिंग, इन तीनों की जानकारी हमें मिलती है। कहाँ से? सैटेलाइट से। जैसे हम लोग जो यूज़ करते हैं जीपीएस, जीपीएस क्या है? जैसे हमारा नाविक है वो, ऐसे ही ये जीपीएस है। कौन से देश का है? अमेरिका। जीपीएस क्या है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो वैश्विक स्तर पर पोजिशनिंग के बारे में बताता है, प्लस नेविगेशन और टाइमिंग के बारे में भी बताता है। और कौन सा है विश्व का ऐसा ही सिस्टम? ऐसे है रूस का है, जिसका नाम है ग्लोनैस। ये किसका है? रूस का। ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। यहाँ ग्लोबल पोजिशनिंग सर्विसेज है शायद। तो ये ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम ग्लोनैस, ये कहाँ का है? रूस का। थर्ड है बेंदु, ये है चीन का। वैसे ही यूरोप का है एक सिस्टम, उसका नाम है गैलीलियो। कंबाइंडली बनाया है। इसी तरह भारत का जो सिस्टम है उसका नाम है नाविक। भारत का ये, जैसे ये रसिया है, ये भी ग्लोबल है, वैश्विक स्तर पर कवर करता है। भारत का जो नाविक है, इसी में पढ़ते हैं। भारत का जो नाविक है ये क्या है? रीजनल है, नेविगेशन है,
क्षेत्रीय नौवहन देता है, सेवाएं सारी देता है लेकिन क्षेत्रीय, तो क्षेत्रीय सेवाएं देता है। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये है कि पूरे विश्व में इसकी सेवाएं नहीं मिलती हैं, भारत में मिलती हैं, केवल भारत और इसके आसपास का क्षेत्र जो है वो हम देख सकते हैं। इतना ही रीजन कवर करता है हमारा नाविक। अब ये न्यूज़ में इसलिए है, हमने इसमें जो नाविक है हमारा, इसमें सैटेलाइट छोड़े गए थे। कितने काम करते हैं सैटेलाइट? चाहिए इसको 7, लेकिन ये सभी क्या हुए, ऑपरेशनल नहीं हो पाया पूरी तरह से। पूरी तरह से चल नहीं पाए। कारण क्या होता है? कभी क्या होता है कि सैटेलाइट ख़राब हो गया, कभी उसकी जो है, जो टाइम मशीन होती है उसके अंतर्गत, वो होती है जो परमाणु घड़ी उसको बोलते हैं सैटेलाइट में, वो ख़राब हो जाती है। कभी क्या हुआ, सैटेलाइट की जो लॉन्चिंग है, लॉन्चिंग फेल हो गई, अभी इसी वर्ष फेल हुई थी। तो क्या यहाँ पर 7 पहुँच ही नहीं पा रहे हैं इस समय सैटेलाइट जो हैं। इस समय 4 सैटेलाइट काम कर रहे हैं यहाँ पर मात्र। तो इससे क्या है कि सेवाएं तो मिल रही हैं लेकिन उच्च क्वालिटी की जैसी मिलनी चाहिए कंटिन्यूअस, वो नहीं मिल पा रही हैं। इस 7 जो उपग्रह थे इनके चक्कर में अब तक 11 लॉन्च हो चुके हैं। कितने? 11। काम कितने कर रहे हैं? 4। तो अभी सरकार ने कहा है, मतलब इसरो ने कहा है कि हर 4 महीने में, प्रति 4 माह में एक सैटेलाइट लॉन्च करेंगे हम। इसीलिए ये न्यूज़ में है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आप नोट में लिख सकते हैं, जैसे ये लॉन्च कौन करता है, ये सब किसका प्रोग्राम है? ये इसरो का प्रोग्राम है। इसरो, इसरो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये भारत में अंतरिक्ष शोध करता है, अंतरिक्ष से जुड़े हुए काम के लिए उत्तरदायी है। और क्या करता है? इसका जो एक अध्यक्ष होता है इसरो का, क्या होता है? चेयरमैन। और ये चेयरमैन होता है, ये सेक्रेटरी होता है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, अंतरिक्ष विभाग का सचिव भी यही होता है। और फिर ये इसरो क्या काम करता है? इसके बहुत से अंग हैं। तो ये सैटेलाइट का निर्माण करता है और लॉन्च करता है। लॉन्चिंग के लिए रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। और लोकेशन कौन सी है इसके पास, कहाँ से लॉन्च करता है? लोकेशन है इसके पास हरिकोटा से, श्री हरिकोटा। ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में।
तट के किनारे है, द्वीप है, वहीं से लॉन्च किया जाता है। रॉकेट का इस्तेमाल करता है और सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। रॉकेट इसके पास कितने सारे हैं, आज एक न्यूज़ में मिलेगा आगे। जैसे सबसे पहले इन्होंने शुरू किया था SLV से, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। फिर इसका एडवांस वर्जन आया, ये लगा दिया तो एडवांस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। फिर इन्होंने बनाया PSLV, फिर बनाया GSLV, पोलर जियोसिंक्रोनस GFAR। इसके बाद बनाया RLV, ये अभी निर्माणाधीन है। और एक और इसमें चल रहा है SSLV, S फॉर है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ये आगे न्यूज में मिलेगा हमें। तो इनके प्रयोग से सैटेलाइट को कक्षा में भेजा जाता है। तो ये हमने जाना नाविक के बारे में। नेक्स्ट है अंतर सेवा संगठन अधिनियम। दो 2023। ये क्यों न्यूज में है, ये लागू हो गया है। दो 2023 का था तो ये लागू हो गया है क्या ये? यह है सशस्त्र बलों के बीच बेहतर समन्वय के लिए कानून बनाया गया है। सशस्त्र बलों के बीच बेहतर समन्वय हो सके इसलिए बनाया गया कानून है। सशस्त्र बल से तात्पर्य यहाँ तीनों सेनाएं, जल सेना, थल सेना और वायुसेना। इन तीन, अभी तक क्या था, तीनों अलग अलग ऑपरेट होती थी, मतलब सबका प्रमुख होता था तो अपना अपना देखता था और डिफेंस मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करता था। अब इन्हीं को क्या कर दिया गया, कंबाइंड कर दिया गया है। इन्हीं का एक क्या होगा, इनका जो कमांडर होगा, क्या होगा, कमांडर, तीनों का कमांडर इन चीफ या ऑफिसर इन कमांड, जो भी नाम हो, ये पद नाम है। ये इन तीनों को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। इसके पास क्या पावर होगी, इसको प्रशासनिक नियंत्रण भी होगा, इसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, प्लस अनुशासनात्मक कार्रवाई, मतलब डिसिप्लिनरी एक्शन। कोई गलत काम करता है, नियम के विरुद्ध करता है तो उस पर एक्शन लेने का काम भी यही करेगा। प्लस जवानों को आदेश भी दे सकता है। अन्य सेवा के जवानों को आदेश भी दे सकता है। तो ये सारा काम CDS को दिया गया, चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ को। तो ये नियम अधिसूचित हो गए हैं। फ़ायदा क्या होगा कि हम बेहतर समन्वय हो सकेगा सेनाओं के बीच में। नेक्स्ट है सिंध चिनाब नदी का जल। इसमें क्या है, आपको पता होगा पहले से, एक जल संधि है
इसको बोलते हैं सिंधु नदी जल संधि। उन्नीस सौ 60 की है। इंडस वाटर ट्रीटी किसके बीच हुई थी? इसमें दो देश थे, एक तरफ था भारत और दूसरी तरफ था पाकिस्तान, इनके बीच संधि हुई थी। और क्या है, मध्यस्थता किसने की थी, मतलब मीडिएटर कौन था इसमें? मीडिएटर था वर्ल्ड बैंक। किससे जुड़ा है? सिंधु नदी के बंटवारे को लेकर के। नाम से ही पता चल रहा है। तो बंटवारा कैसे हुआ इसमें? बंटवारा हुआ पूर्वी नदी और पश्चिमी नदी। तो 3 नदियां यहाँ पर हैं और 3 नदियां पूरब में और 3 हैं पश्चिम में। जो पूरब की 3 नदियां थी ये मिली भारत को, क्योंकि भारत किधर है? पूरब में। ये भारत को मिली, मतलब इसका जल भारत को मिला, इसका प्रयोग कर सकता है। और 3 नदियां जो पश्चिमी नदियां थी, इसका जल प्रयोग करने का अधिकार पाकिस्तान को। नदियां कौन सी थी? सतलुज, व्यास और रावी। इनको जो मिली थी 3 नदियां, सिंधु, चिनाब और झेलम। लेकिन ये तीनों नदियों का जल बटा तो ये भारत पूरा प्रयोग कर सकता था। यहाँ पर जल तो पाकिस्तान प्रयोग करेगा, लेकिन भारत को बांध बनाने का अधिकार दिया गया था, छोटे छोटे बांध, प्लस सिंचाई के लिए प्रयोग कर सकते हैं, भारत कर सकता था, सिंचाई हेतु जल ले सकते हैं। तो अभी क्या किया है भारत ने? इस संधि को क्या कर दिया है? सस्पेंड कर दिया है। भारत ने क्या कर दिया है? संधि को सस्पेंड कर दिया है। आपको पता होगा जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, जब जम्मू कश्मीर पर हमला किया था, उसके बाद जब हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, उससे पहले इस नदी जो इंडस वाटर ट्रीटी थी वो सस्पेंड कर दी गई भारत सरकार के द्वारा। तो यहीं पर आगे मुद्दा जुड़ता है यहाँ से। तो यहाँ नदी है चिनाब नदी, जिसका जल प्रयोग करने का अधिकार किसको मिला है? पाकिस्तान को। इसी पर हमने बांध बना रखे हैं, सलाल डैम है जैसे भारत ने। अब चिनाब नदी ये जो है, ये जो डैम है, इस नदी का जो जल है, जल को ले जाएंगे, मतलब यहाँ पर अब डैम जो बने हैं तो डैम की ऊंचाई बढ़ानी पड़ेगी हमें। तो डैम की ऊंचाई बढ़ाएंगे, जब डैम की ऊंचाई बढ़ेगी तो जल ज़्यादा इकट्ठा होगा, और जल ज़्यादा इकट्ठा होगा तो हम जल को ले जाएंगे चिनाब नदी से, कहाँ पर? ब्यास नदी को। ब्यास से सतलज और फिर सतलज से आपको पता है इंदिरा गांधी नहर निकलती है, और इंदिरा गांधी नहर से जल कहाँ जाता है? राजस्थान को। और कहाँ मिलता है यहाँ से जल?
पंजाब को, और कहाँ मिलता है, हरियाणा को। तो चिनाब नदी पर डैम की ऊंचाई बढ़ाकर हम जल को राजस्थान तक ले जाएंगे, ये योजना है सरकार की। ताकि हम अपने हिस्से का जो जल है वो प्रयोग कर सकें। कैसे ले जाएंगे, तो जल ले जाने का एक ही तरीका है, नहर बनाकर। लगभग 113 किलोमीटर की लंबी नहर हम बनाएंगे ताकि चिनाब नदी का जो जल है वो हम ला सकें। और इस जो नहर होगी ये भूमिगत भी होगी कहीं कहीं पर। बड़े हिस्से में भूमिगत होगी, मतलब सरफेस पर भी होगी, लेकिन ज़्यादा हिस्सा इसका भूमि के नीचे होगा। तो डैम की ऊंचाई बढ़ाएंगे और इसके जो गेट हैं, जिसको हम लोग फाटक बोलते हैं, उसको भी मजबूत करेंगे ताकि ये जल हमको मिल सके, जो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा जहाँ पर जल की कमी है। तो जब यहाँ जल आएगा तो यहाँ पर खेती करना अच्छा हो जाएगा, कृषि में सुधार होगा। राजस्थान में तो पेयजल मिल जाएगा आपको, बहुत समस्याएं हैं। तो ये हो गया किसके बारे में, सिंधु नदी के बारे में। नेक्स्ट है SSLV रॉकेट का निर्माण। अभी हम चर्चा कर रहे थे ना कि SSLV रॉकेट मिलेगा। SSLV क्या है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, मतलब एक ऐसा लॉन्चिंग व्हीकल जो छोटे सैटेलाइट को लॉन्च करेगा। अर्थात छोटे उपग्रहों को लॉन्च करने वाला रॉकेट है ये। छोटे उपग्रह कितने छोटे, 500 किलोग्राम तक वजनी, और छोटी कक्षाओं में लॉन्च करेगा। छोटी कक्षा मतलब निम्न कक्षा में। छोटी मत लिखिए, स्मॉल की फीलिंग आएगी। निम्न कक्षा में लॉन्च करेगा, जिनकी ऊंचाई 500 मीटर तक 500 किलोमीटर तक होती है लगभग। उसमें लॉन्च करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है सैटेलाइट को। बनाया किसने है इसको, इसरो ने बनाया है। अब न्यूज़ में क्यों है, न्यूज़ में इसलिए है कि इसका जो विनिर्माण है, मैन्युफैक्चरिंग, अब प्रॉपर तरीके से मैन्युफैक्चरिंग कौन करेगा इसकी, तो मैन्युफैक्चरिंग करेगा, इसका टेंडर मिला है HL को। HL क्या है, इसका टेंडर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ये इसका निर्माण करेगी। कैसे, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा। क्योंकि टेक्नोलॉजी किसके पास है,
इसरो के पास। तो इसरो टेक्नोलॉजी इसको ट्रांसफ़र करेगा। इसको बोलते ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी को बोलते हैं TOT। तो इसरो देगा इनको टेक्नोलॉजी, उसी टेक्नोलॉजी के बेसिस पर ही SSLV का निर्माण करेंगे। कौन? HL वाले। ये बनाएंगे, फिर इसका बेच भी सकते हैं, विपणन करेंगे, विपणन भी कर सकेंगे और लॉन्चिंग भी कर सकेंगे अगर चाहें तो इससे लाभ होगा इनको। तो शुरुआत में हेल्प कौन करेगा? इसरो ही अपनी टेक्नोलॉजी देगा और ये बनाएंगे। ये जो रॉकेट होते हैं बेसिकली इनका जो एक जनरल स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है। इसमें स्टेजेज होती हैं, किसी में 2, किसी में 3, कभी किसी में 4। 2 तो नहीं होती, 3 और 4 होती। यहाँ पर ये जो पोर्शन होता है इसी में सैटेलाइट को रखा जाता है, और जो सैटेलाइट को रखा जाता है इसको बोलते हैं बेसिकली ये पेलोड है। तो पेलोड क्या होता है? सैटेलाइट। ये इसकी स्टेजेज होती हैं रॉकेट की। तो पहले ये जलती है, फिर ये जलती है, फिर ये, और इस क्रम में यहाँ पर होता है बस सैटेलाइट। जब यहाँ पर फ्यूल जलता है तो बहुत तेज़ी से गैस बाहर निकलती हैं, और गैसें जब नीचे निकलती हैं तो क्या होता है, ये जितनी तेज़ी से गैस नीचे निकलेगी उतना ही ये ऊपर जाता है। तो ये बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, न्यूटन थर्ड लॉ। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, इसी के तहत रॉकेट ऊपर उठता है, या न्यूटन थर्ड लॉ। तो ये हो गई आपको इसके बारे में बेसिक जानकारी। ये हम लोग पढ़ ही चुके हैं। SSLV नेक्स्ट है, एक स्कीम है प्रतिभा सेतु योजना। बहुत अच्छी योजना है ये। PRATIBHA, प्रतिभा सेतु। इसका फुल फॉर्म क्या रखा है इन लोगों ने? प्रोफेशनल रिसोर्स एंड टैलेंट इंटीग्रेशन। प्रोफेशनल रिसोर्स एंड टैलेंट इंटीग्रेशन, BHA, ब्रिज फॉर हायरिंग एस्पिरेंट्स। ये पहल है प्रतिभा सेतु। किसने शुरू की है? तो UPSC ने शुरू की है। UPSC आप लोग जानते हैं, संघ लोक सेवा आयोग में। इससे क्या फ़ायदा होगा? उद्देश्य, जो सिविल सेवा के अभ्यर्थी हैं एंड अदर सर्विसेज, इसमें क्या होता है, जो लोग एग्ज़ाम देते हैं और अंतिम तक
अंतिम चरण में असफल हो जाते हैं। ये उनके लिए है जो अंतिम चरण में असफल हो जाते हैं, उनको ये सरकारी और निजी क्षेत्र में, पब्लिक सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में, उनको अवसर मिलेंगे। सरकारी निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर, मतलब उनको नौकरी मिल जाएगी। इसके लिए ये शुरू किया गया है, क्योंकि ये टैलेंटेड होते हैं। जब अंतिम चरण तक पहुँचे हैं तो कुछ नंबर से चूक जाते हैं, तो उनको रोजगार के अवसर मिलेंगे इस प्रगति सेतु के माध्यम से। तो जो लाभार्थी होंगे, मेधावी युवाओं को इसका लाभ मिलेगा। सिविल सेवा के अलावा जैसे एग्ज़ाम्स करवाता है, अदर सर्विसेज में क्या कर सकते हैं, जैसे CDS का एग्ज़ाम होता है, ठीक है, कंबाइंड मेडिकल सर्विस का एग्ज़ाम ये करवाता है, CAPF का एग्ज़ाम करवाता है, कंबाइंड IES का एग्ज़ाम होता है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का। तो इनमें जो अंतिम चरण में असफल होंगे उनको यहाँ पर अवसर मिलेगा रोजगार का। तो ये जो योजना है प्रतिभा, इसका सिर्फ नाम चेंज किया गया है, पहले भी ये चल रही थी योजना। तो पहले चल रही थी, उसका नाम था पब्लिक डिस्क्लोजर स्कीम, PDS के नाम से थी। PDS, पब्लिक डिस्क्लोजर स्कीम, 2018 में शुरू किया था। शुरू कहाँ से की थी, कंबाइंड मेडिकल सर्विस से। शुरुआत की गई थी ताकि इसका लाभ मिल सके जो अंतिम चरण में असफल हो जाते हैं। तो ये प्रतिभा सेतु उनके लिए है। नेक्स्ट है अहमदाबाद दुर्घटना। ये क्या है, एयर इंडिया का एक जहाज है, फ्लाइट जा रही थी अहमदाबाद से लंदन। लगभग इस फ्लाइट में 242 लोग प्लस 12 क्रू मेंबर मतलब जो जहाज को चलाने का काम करते हैं, मेंटेन करते हैं, इतने लोग थे। और ये जब अहमदाबाद से टेक ऑफ हुआ और अहमदाबाद में टेक ऑफ के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया, सभी लोग मारे गए। सभी लोग सिर्फ एक व्यक्ति बचा। जून की दुर्घटना है, एयर इंडिया का फ्लाइट थी जो अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। ये दुर्घटना हुई, इसमें क्रैश हो गया एक्चुअल में।
क्रैश कहाँ हुआ था? एक जो मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल था उस पर क्रैश किया गया। तो वहाँ पर जो बच्चे थे उनकी लगभग 20-30 लोग घायल हुए। 30 लोगों की घायल नहीं हुए, मृत्यु हो गई। तो आंकड़े हमारे लिए यहाँ पे आवश्यक नहीं है। और जो यहाँ दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं लोग, इनको मुआवजा दिया गया है। मुआवजा क्या होता है? हर्जाना एक प्रकार से कह सकते हैं। जो उनका लॉस हुआ है उसके बदले में कुछ धनराशि दी जाती है। तो 1-1 करोड़ की धनराशि की घोषणा की है उनके परिवारों को। किसने? टाटा ने, जो इसकी पेरेंट कंपनी है एयर इंडिया ने। क्योंकि अभी सरकारी थी एयर इंडिया कंपनी, टाटा ने खरीद लिया है, तो टाटा ने घोषणा की है कि सभी को, उनके परिवार वालों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ हमें याद रखनी है, मेडे कॉल, ये जो पायलट होता है उन्होंने दी थी। इमरजेंसी कॉल होती है कि हमें इमरजेंसी है, तो मेडे कॉल इज नथिंग बट एन इमरजेंसी कॉल टू द एटीसी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल को होती है। दूसरा, दुर्घटना के बाद क्या हुआ ये हमें थोड़ा सा देखना है। दुर्घटना के बाद जो लोगों के शरीर जल गए थे, इतने जल गए कि पहचानना मुश्किल था इनको। तो पहचानने के लिए फिर क्या किया गया? डीएनए प्रोफाइलिंग करवाई गई। देखिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो होती है, डीएनए प्रोफाइलिंग, उससे फिर पहचाना गया सभी लोगों को। तो ये टेक्नोलॉजी यहाँ पर हेल्पफुल रही। ठीक, उनके रिश्तेदारों के डीएनए लेकर के और जो मृतक थे उनके डीएनए लेकर मैच किया गया। एक दूसरा क्या था, जो विमान होता है उसमें एक होता है ब्लैक बॉक्स। ये क्या होता है? ब्लैक कलर का नहीं होता है, पहली बात तो ये नारंगी कलर का होता है। इसमें क्या होता है कि रिकॉर्डिंग होती है, वॉइस रिकॉर्डिंग। जैसे जो आपका पायलट होता है, पायलट कहाँ बैठता है? कॉकपिट में। तो कॉकपिट में जो कन्वर्सेशन होता है, बातचीत, वो रिकॉर्ड होती है। प्लस जो एयरक्राफ्ट के साथ जो डायरेक्शंस देते हैं, मतलब कार्रवाइयाँ होती हैं, वो भी इसमें रिकॉर्ड होता है। को जो निर्देश होते हैं लोग देते हैं वो। तो इसकी मदद से हमें पता चलता है कि दुर्घटना का कारण। तो ब्लैक बॉक्स सहायता करता है दुर्घटना का कारण जानने में। इसलिए ब्लैक बॉक्स जरूरी होता है। तो ये चीज़ें हुई, ब्लैक बॉक्स प्राप्त कर लिया गया है, उसकी जांच चल रही है। अब ये दुर्घटना हुई तो जांच कौन करेगा? तो जांच का आदेश दिया गया था एयरक्राफ्ट AAIB को। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। तो ये इसने जांच करेगा इसकी, ब्लैक बॉक्स की।
प्लस पूरी घटना की जांच के लिए कमेटी बनाई है, गृह सचिव की अध्यक्षता में बनाई गई है। किसकी अध्यक्षता में? गृह सचिव की अध्यक्षता में बनाई गई है। इसके बाद हम लोग देखेंगे शुभांशु शुक्ला ISS पर शुभांशु शुक्ला, क्या जानना है हमारे लिए यहाँ पर आवश्यक है? पहले तो हम ISS जान लेते हैं क्या होता है। ISS क्या है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये क्या है? यहाँ पर कई सैटेलाइट उपग्रह आपस में जुड़े हुए हैं। जो जुड़े हुए हैं, इससे बेहतर शब्द होगा स्पेस लैबोरेटरी है, मतलब अंतरिक्ष में प्रयोगशाला, स्पेस लैब है ये। तो अंतरिक्ष में जाकर प्रयोग किए जाते हैं। और यह क्या कर रहा है? पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो ये क्या हुआ? सैटेलाइट है। इसकी स्पीड क्या है अगर हम देखें तो? अट्ठाईस 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये चक्कर लगाता है और 24 घंटे में 16 परिक्रमा करता है पृथ्वी की। इससे 16 परिक्रमा करता है, इसका मतलब जो वहाँ पर अंतरिक्ष यात्री हैं उसमें उनको एक दिन में 16 बार सूर्योदय होता है और सूर्यास्त होता है। का अनुभव होता है इनको। ये तो हो गया ISS के बारे में। जो अच्छा, इसकी ऊंचाई भी लिख देते हैं। पृथ्वी की कक्षा में 370 किलोमीटर से 460 किलोमीटर के बीच की ऊंचाई पर चक्कर लगा रहा है। इस कक्षा को लियो बोलते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट। अब हम जब समझते हैं ISS तो जान गए, शुभांशु शुक्ला के बारे में। इनके बारे में क्या है? ये ग्रुप कैप्टन है इंडियन एयरफोर्स के। तो वायुसेना के अधिकारी हैं और लखनऊ से बिलोंग करते हैं। ये गगनयान में भी शामिल हैं, इसीलिए इनको यहाँ भेजा गया है। चलिए, अब शुभांशु शुक्ला को भेजा गया है, इनके बारे में हमने कुछ जाना। अब जानते हैं कैसे। तो शुभांशु शुक्ला कैसे पहुँचे ISS तक? तो रॉकेट से। रॉकेट का नाम था फाल्कन 9।
तो रॉकेट का नाम होगा फाल्कन 9। और इसके साथ में एक कैप्सूल भी होता है, रॉकेट के ऊपर जो लगा होता है उसको बोलते हैं कैप्सूल। इसी कैप्सूल में होते हैं अंतरिक्ष यात्री। कैप्सूल का नाम है ड्रैगन कैप्सूल। इसी में होते हैं अंतरिक्ष यात्री। इसी कैप्सूल में 4 लोग गए थे, जिसमें शुभांशु शुक्ला भी थे। प्लस जो इसके अलावा एक हंगरी के थे और पोलैंड के थे। ये लोग भी पहली बार गए हैं इनके देश से। कहाँ से लॉन्च किया गया? कनेडी स्पेस सेंटर। ये कहाँ पर है? फ्लोरिडा में। फ्लोरिडा कहाँ का है? ये अमेरिका में है। तो वहीं से लॉन्च किया गया। अमेरिका का मैप अगर आपको याद होगा तो मैं थोड़ा सा ये अमेरिका का मैप है, तो यहाँ पर ये फ्लोरिडा है, ये पोर्शन है, तो यहीं कहीं पर पड़ता है। ये यहाँ से लॉन्च किया गया। अब यहाँ पर अगर फाल्कन का स्ट्रक्चर हमें देखना है तो कुछ ये जो होता है कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है आपका रॉकेट, और इस रॉकेट के ऊपर होता है कैप्सूल। ये है कैप्सूल। इसी में 4 लोग होते हैं। जब ये इसमें स्टेजेज होती हैं, ये नीचे का पोर्शन है रॉकेट, जिसका नाम है फाल्कन 9। तो ये अंतरिक्ष में जाता है, फिर ये हो जाता है अलग। और अंतरिक्ष में जो स्टेशन होता है कुछ ऐसा, तो ये यहाँ से अलग होता है और ये आके इसमें जुड़ जाता है। ये जुड़ गया। इस जुड़ने को बोलते हैं डॉकिंग। तो इस तरह से पृथ्वी से ये ISS हमने बनाया है, यहाँ तक पहुँच गए शुभांशु जी। तो इनका जो यहाँ पर प्रवास है कितने दिन तक रहेंगे? 14 दिन तक। फिर वापस आएंगे। तो यहाँ पर जब ये रहेंगे तो कुछ प्रयोग भी करेंगे यहाँ पर, जैसे स्प्राउट। स्प्राउट का मतलब होता है जो हम लोग शाम को चना वगैरह भिगोते हैं तो उसमें अंकुरण जो हो जाता है उसी को बोलते हैं। तो ये चने का और मेथी का वहाँ पर अंकुरण करेंगे, तो वापस लाएंगे तो इस पर घर में यहाँ लैब में शोध किया जाएगा और माइक्रोग्रेविटी को लेकर कुछ प्रयोग करेंगे। तो करंटली न्यूज में तो है कि उन्होंने प्रयोग कर लिए हैं, ये वाले तो हो गए हैं। ठीक है। अब ये वापस आएंगे तो इनका जो अनुभव होगा वो हमारे काम आएगा। इनका अनुभव काम आएगा किसके? इसरो के। कब काम आएगा?
गगनयान मिशन में। ये हमारा गगनयान मिशन 1-2 साल में लॉन्च करेंगे, जिसमें हमारा यह मानव युक्त मिशन होगा। इसमें हम क्या करेंगे, अंतरिक्ष में भेजेंगे, स्पेस में मानव को भेजेंगे। तो यहीं पर इनका काम आएगा और ये शुभांशु इसमें भी शामिल होंगे गगनयान में। ठीक है, तो ये पूरा मोरल ऑफ द स्टोरी था इसका पूरा। कुछ बातें यहाँ जो याद करने लायक क्या हैं, पहले भारतीय कौन थे? पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे राकेश शर्मा। ये भी एयरफोर्स से विंग कमांडर थे, एयरफोर्स में इनको भेजा गया था। कब गए थे? 1984 में। और रूस के जो विमान था उससे गए थे, सोयूज T2 के जरिए। और इस समय प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी, जिनका वीडियो हम लोग देख सकते हैं इस समय कन्वर्सेशन करते हुए राकेश शर्मा से। अब ये दूसरे भारतीय हो गए। कौन? शुभांशु शुक्ल। और इसमें और स्पष्ट करना है तो ये पहले भारतीय हैं जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर गए हैं। क्योंकि वहाँ पर तो ये तो गए नहीं थे, राकेश शर्मा तो कहीं अलग गए थे, अंतरिक्ष में थे बस। लेकिन ISS पर गए हैं शुभांशु शुक्ला, क्योंकि ये ISS बना है 2000 में। ठीक है, तो इनके बारे में हो गई शुभांशु शुक्ला के बारे में जानकारी। एक और नोट यहाँ पर याद रखने लायक है, इनका जो मिशन है उसका नाम था एक्जियम 4 मिशन के तहत गए हैं। और ये एक प्राइवेट कंपनी है एक्जियम स्पेस लिमिटेड करके। और इस पर जो खर्च हुआ है इनके जाने का, ये इसरो वहन कर रही है। लगभग 500 करोड़ का है, मिलियन का समथिंग, जो भी हो। तो एक्जियम 4 मिशन नाम है इसका, और ये प्राइवेट कंपनी का मिशन है जिसका नाम एक्जियम स्पेस लिमिटेड है। एक बात और यहाँ याद रखेंगे, ये जो रॉकेट है और ये ड्रैगन, ये दोनों हैं स्पेस एक्स कंपनी के। कौन सी कंपनी के? स्पेस एक्स कंपनी। ये किसकी कंपनी है? इसका मालिक है मिस्टर एलोन मस्क। इनके बारे में तो आप लोग जानते हैं। तो ये हो गए शुभांशु शुक्ला के बारे में पूरी जानकारी। इसके बाद हम लोग राज्य समाचार देखते हैं। 2-4 न्यूज़ जो है वो भी हम कवर कर लेते हैं। इसमें पहली न्यूज़ है, देश का सबसे बड़ा ताला संग्रहालय। ये कहाँ बनेगा? अलीगढ़ में। अलीगढ़ किसके लिए फेमस है? ताले के लिए फेमस है, इसलिए वहीं पर बनाया जा रहा है। दूसरा, मानव वन्य जीव संघर्ष होता है।
मतलब जब जंगल से जानवर निकलकर मानव पर अटैक करते हैं, उसी को बोलते हैं मानव वन्यजीव संघर्ष। इसको क्या किया गया है, आपदा घोषित किया जाता है। लेकिन कौन से जानवर को इसमें शामिल किया गया? तो मानव वन्यजीव संघर्ष की दो कैटेगरियां हैं, श्रेणी 1 और श्रेणी 2 कैटेगरी हैं। तो श्रेणी 1 कैटेगरी जो होती है, पहले श्रेणी 2 की चर्चा करते हैं। इसमें जो शामिल किया गया जिसकी वजह से न्यूज में, लोमड़ी और सियार को। लोमड़ी और सियार को शामिल किया गया है, इसीलिए ये न्यूज़ में है। अगर इसकी वजह से किसी की दुर्घटना होती है तो मुआवजा मिलता है। तो श्रेणी 2 कैटेगरी में मुआवजा जो सरकार ने घोषित किया है, 4 लाख का मुआवजा मिलेगा। ये हम यूपी की बात कर रहे हैं, किसकी, यूपी में। और जो श्रेणी 1 कैटेगरी है, यहाँ पर अगर होता है तो मुआवजा मिलेगा 5 लाख का, मतलब किसी की मृत्यु हो जाती है तो। श्रेणी 1 में कौन कौन से जानवर रखे गए हैं, जैसे बाघ, शेर, तेंदुआ, भेड़िया, लकड़बग्घा, मगरमच्छ, ये सब रखे गए हैं। तो यहाँ 5 लाख का हर जो मुआवजा मिलेगा जिस मृत्यु होने पर, यहाँ मिलेगा श्रेणी 2 में 4 लाख का। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है? कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा आगरा में। नेक्स्ट है विधायकों की सदस्यता कब रद्द होती है? जब इनको 2 साल की सजा मिलती है। दो साल की सजा मिलने पर इनकी सदस्यता रद्द हो जाती है, विधायक हो या सांसद, दोनों की। अभी किसकी रद्द हुई है? मऊ सीट खाली हुई है, और मऊ सीट से कौन थे विधायक? अब्बास अंसारी के बाद मुख्तार अंसारी की सीट रही थी, तो इस समय ये थे अब्बास अंसारी जी। मुख्तार अंसारी की वजह से सीट खाली हुई थी, तो अब्बास अंसारी की सीट चली गई है क्योंकि उनको 2 साल की सज़ा मिली है। इसके अलावा अभी अगर यूपी की हम बात करते हैं, यूपी में लगभग अब तक
इस वाली विधानसभा जो चल रही है 18वीं, इसमें 5 विधायकों की सदस्यता जा चुकी है अब तक। इसके अलावा अभी राजस्थान को लेकर भी न्यूज़ है, वहाँ पर भी एक विधायक की सदस्यता गई है। उत्तराखंड से एक न्यूज़ है, जो 10वीं एंड 12वीं के जो टॉपर्स होते हैं, इनको क्या किया जाएगा, ये उत्तराखंड में है। एक दिन के लिए अपने ज़िले में डीएम और एसपी बनाया जाएगा, ताकि लोगों में जागरूकता आए, प्रोत्साहन मिले। इसी के साथ हम लोग इसको ख़त्म करते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट में हम लोग फिर मिलेंगे।